नमस्कार, मैं सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर कुंडली कैसे देखी जाती है। क्या आप भी कुंडली देखना सीख सकते हैं? मात्र 20 घंटे में आप कुंडली देखना सीख सकते हैं। हाँ, 20 घंटे में आप कुंडली देखना सीख सकते हैं। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप सीख नहीं सकते हैं। आप इजी स्टेप्स फॉलो करके इजीली कुंडली विवेचन करना सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कुछ रेमेडीज की हेल्प से। और यदि आपके फ्रेंड्स में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी हेल्प हो जाए। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि इजीली वो भी कुंडली देखना सीख सकें, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज मैं आपको कुंडली के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा कि कुंडली स्टार्ट कैसे होती है, देखते कैसे हैं। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुंडली हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एक कर्म प्लस कुंडली के योग, इसी तरह से लाइफ को बैलेंस करके आपको चलना है। कर्म के बेसिस पे आप सारी चीजें ठीक कर सकते हो क्योंकि कर्म प्रधान है। कुंडली के सिर्फ योग होते हैं और कुंडली के योग, ये मतलब क्या है, कुंडली के योग क्या है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक एनर्जी है जो प्लेनेट से हमारी बॉडी पर पड़ती है। तो किस तरह की एनर्जी हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, कौन से प्लेनेट से हमें प्रॉब्लम आती है, ये हमें चार्ट देखने से आइडिया लग जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है उसके बेसिस पे जो चार्ट बनता है उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके कौन से ग्रह मारक बन चुके हैं और कौन से ग्रह योग कारक बन चुके हैं। तो आपको यहीं से सारी चीजें प्रेडिक्शन करना सीखना है। तो यदि आपने मारक कारक कैलकुलेट करना सीख लिया तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और वो चीजें बहुत सिंपल है। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि एक एस्ट्रोलॉजर किस तरह से मारक कारक डिसाइड करता है, किस तरह से प्रेडिक्शन करता है, किस तरह से आपको जेमस्टोन्स प्रोवाइड करता है, जेमस्टोन सजेशन देता है, और किस तरह से आपको पाठ पूजन एंड दान बताता है वो। ठीक है, तो चलते हैं आज कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। भाव मीन्स घर। कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और ये सारी की सारी राशियां हमारे कुंडली के 12 घरों में लिखी होती हैं। उसी के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के प्लेनेट आपको रिजल्ट देंगे। सपोज आपकी ये कुंडली है, मान लीजिए कोई भी XYZ किसी भी लग्न की आपकी कुंडली है, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कुंडली का भाव कौन से होते हैं, प्रथम घर कौन सा होता है। तो कुंडली में जो ये सबसे पहले ये जहां पर लग्न लिखा होता है, ल लिखा है, एल लिखा है, लग्न लिखा है, वो कुंडली का प्रथम घर है। ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये हमेशा प्रथम घर ही रहेगा। जब भी आप इस तरह का लगन चार्ट देखोगे तो कुंडली का पहला घर यही होगा, दूसरा घर ये होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आउट काउंट करके ये कुंडली के भाव होते हैं। ये फिक्स्ड हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इन भावों में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारी राशियां होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। राशियां इन भावों में चेंज होती रहती हैं। अब आपके सब किसी के चार्ट में पहले घर में कुछ नंबर लिखा हुआ, सपोज आपके चार्ट में 1 नंबर लिखा है या 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है। अगर यहाँ 2 नंबर लिखा है तो सीरीज से क्रम से नंबर लिखे होंगे आपके चार्ट में। तो ये जो नंबर्स हैं हमारी राशियां लिखी हुई हैं। तो इन्हीं राशियों की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रह आपके चार्ट में मारक हैं, कारक हैं। ये सिर्फ थियोरटिकली पता लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो कि क्या वो ग्रह एक्चुअल में मारक है, क्या एक्चुअल में वो योग कारक है, तो वो हम जब ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं उस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि वो ग्रह किस तरह के रिजल्ट देंगे, आपके बॉडी के मित्र बने या शत्रु ग्रह बन गए। तो ये आगे की चर्चा है। सबसे पहले कुंडली के प्रथम घर से हम क्या चीजें देखते हैं, ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। ये रट लीजिए, कुंडली का पहला घर कभी नहीं चेंज होगा। इवन कुंडली के सारे घर फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होने वाले। तो कुंडली के पहले घर से हम अपने बारे में देखते हैं। आप स्वयं हो, ये आपका जन्म हुआ है यहाँ पे, ऐसा समझ लिए आप यहाँ पे जन्म लिए हो इस घर में। तो जैसे ही आपने जन्म लिया तो आपके यहाँ से स्वभाव के बारे में पता लगेगा, नेचर के बारे में पता लगेगा कि आपका नेचर कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है आपका,
और आपका चरित्र कैसा रहेगा आगे चल के, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, रोग कैसे आएंगे बॉडी में, स्टेटस कैसा रहेगा, आपकी बोल्डनेस पर्सनैलिटी रहेगी कि आपको थोड़ा सा घबराहट ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल आपकी ये पर्सनैलिटी को डोनेट करता है। आपके रंग, रूप, चेहरा, ये सारी चीज़ें हम पहले घर से देखते हैं। ये कुंडली का दूसरा घर है। दूसरे घर से हम बाड़ी, कुटुंब, धन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बाड़ी मतलब किस तरह का इंसान स्पीच बोलेगा, मधुर बोलेगा, हार्ड बोलेगा, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। दूसरे घर से हम परिवार देखते हैं। परिवार मतलब आपका कुटुंब, इसमें सारे लोग आ जाएंगे, माँ, पिताजी और आपके छोटे भाई बहन, सारे लोग, बड़े भाई बहन, आपके इवन परिवार के जितना भी बड़ा परिवार है, आपके सारे परिवार की स्थिति हम सेकंड हाउस से देखेंगे। आप बैंक में कितना पैसा सेव करेंगे, आप कितना सेविंग कर पाएंगे, आपके पास कितना धन होगा, ये जानकारी भी हम कुंडली के सेकंड हाउस से पता करते हैं। अगर बॉडी पार्ट की बात की जाए तो हम सेकंड हाउस से गर्दन के बारे में देखते हैं, आंख के बारे में देखते हैं। तो अगर बॉडी पार्ट्स में अगर आपके किसी गर्दन में प्रॉब्लम आ रही है, आंखों की आईसाइट वीक हो रही है, तो ये सारी चीजें हम सेकंड हाउस से पता करेंगे। थर्ड हाउस होता है आपका भ्राता भाव, भाइयों का घर होता है ये। तो थर्ड हाउस आपकी मेहनत का भी घर होता है, जहां से आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, छोटी मोटी यात्राओं का भी घर है। और यहां से हम माँ की मृत्यु भी देखते हैं कि माँ की हमारी आयु कितनी होगी, हमारी माँ कब एक्सपायर करेंगी। तो ये सारी चीजें हम कुंडली के थर्ड हाउस से देखते हैं। मतलब ये कुंडली का थर्ड हाउस आपका पराक्रम का है, मेहनत का है, फिजूल की मेहनत, जहां और आज की डेट में किसी को मेहनत करना पसंद नहीं है। मेहनत, कुछ लोग होते हैं कि कम मेहनत में ही बहुत राइज करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं कि पूरी जिंदगी भर काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन लाइफ में कभी एक मोटा पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, भाग्य कमजोर रहता है उनका। तो ये सारी चीजें हम थर्ड हाउस से पता करेंगे। थर्ड हाउस से स्वयं का पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, आपके छोटे भाई बहन के बारे में स्थिति पता लगती है थर्ड हाउस से, और माँ की मृत्यु के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो थर्ड हाउस से ये सारी चीजें हो गई। फोर्थ हाउस, कुंडली का चौथा घर सबसे अच्छा घर माना जाता है। ये हमारी सुख सुविधाओं का घर है, माता का घर है, आपकी नेटिव लैंड का है, जहां आपने जन्म लिया है वो आपकी जन्मभूमि देखी जाएगी। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, लैंड कितनी होगी, सुख सुविधाएं कैसी होंगी, गाड़ी, भूमि, वाहन, ये सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं चौथे घर से। चौथा घर मतलब सुख सुविधाएं, आपको लाइफ में कितना सुख सुविधाएं मिलेंगी, कैसी लाइफ रहेगी, लग्जरियस रहेगी, घर आपका अपना होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं। ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए इनको। और पांचवें घर से हम संतान के बारे में देखते हैं, लव लाइफ के बारे में देखते हैं, गर्भाशय के बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे अगर होने में प्रॉब्लम आ रही है तो कुंडली के फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फिफ्थ हाउस को ठीक करना है। तो फिफ्थ हाउस हमारी संतान का घर है, तो संतान के बारे में हमें फिफ्थ हाउस से आइडिया लग जाता है। आपकी मेमोरी, विल पावर कैसी होगी, डिसीजन कैसा आप लेंगे, आपकी मतलब मेमोरी कैसी रहेगी, आप जल्दी, याददाश्त कैसी, आपकी जल्दी तो नहीं भूल जाते हैं कोई भी चीज। तो ये आपके कुंडली के पांचवें घर से पता लगता है। आपके बुद्धि के बारे में भी पता लगता है यहां से, और एजुकेशन के बारे में पता लगता है कि बच्चे का एजुकेशन में कैसा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा या नहीं लगेगा। कभी कभी बच्चे का कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है, तो कुंडली की यही सारी चीजें पांचवें घर से देखी जाती हैं। तो ओवरऑल एक एजुकेशन देखी जाती है, लव लाइफ देखी जाती है कि आपके लव अफेयर्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी, और संतान के बारे में देखा जाता है, बुद्धि के बारे में देखा जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम कुंडली के पांचवें घर से देखते हैं। छठे घर से ये कुंडली का सबसे खराब घर होता है। छठा घर सबसे खराब नहीं बोलेंगे, यहां पर खराब घर होता है। तो ये छठा घर हमारा रोग भाव होता है, इसको हम रोग भाव के नाम से जानते हैं। यहां से हमारे जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, रोग बढ़ना चालू होता है। और छठे घर से हम नौकरी के बारे में देखते हैं कि हमारी जॉब कैसी रहेगी, और हम जो एग्जाम्स देंगे नौकरी के लिए, वो एग्जाम्स क्लियर करने में हमें हेल्प मिलेगी या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीजें कुंडली के इस छठे घर से पता लग जाती हैं। और यहां से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हम कुंडली के छठे घर से देखते हैं। और सातवां घर होता है आपकी पत्नी का, स्पाउस का घर होता है। अगर फीमेल का चार्ट होगा तो पति का घर होगा सातवां घर, और अगर मेल
का चार्ट होगा तो ये पत्नी का घर होगा, मतलब आपकी स्पाउस का घर है, ये 7वां घर पार्टनरशिप का घर है। आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, उसके पार्टनरशिप में क्या आपको कैसा लाभ मिलेगा, कैसी उसके साथ में अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है, तो ये कुंडली के 7वें घर से आपको पता लगेगा, क्योंकि ये पत्नी का घर है। पत्नी सुख कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, और आपके जो डेली रूटीन के खर्चे के लिए जो इनकम की जरूरत होती है, डेली रूटीन खर्चे के लिए, वो इनकम यहां से देखी जाती है कि आपके पास पर डे कितना पैसा आ सकता है। तो ये कुंडली के 7th हाउस से पता लगता है। और 8वां घर, कुंडली का 8वां घर खराब माना जाता है। ये आपका आयु का घर है, मृत्यु का घर है, परेशानियों का घर है, कामकाज में अड़चनों का घर है। यहां से हर कामकाज में प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये इस घर से हम हायर रिसर्च देखते हैं कि आप गुप्त विद्याएं कैसी करेंगे, गुप्त विद्या में रुचि कैसी रहेगी। रिसर्च वर्क का घर है, आपकी कितना ज़्यादा आप डीपली किसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे या नहीं करेंगे, आप पीएचडी करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें कुंडली के 8वें घर से आपको पता लगती हैं। एक ओवरऑल देखा जाए तो कुंडली का 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ से ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, टेंशन आती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हम कुंडली के 8वें घर से देखते हैं। अगर किसी को पैतृक संपत्ति मिलने वाली होती है तो ये भी हम कुंडली के 8वें घर से देखते हैं। 9th हाउस आपका पिता का घर होता है, भाग्य का घर होता है, और धर्म में रुचि। आपकी पूजा पाठ में, धर्म में कैसी रुचि है, आप भगवान को कितना मानते हैं, आप भगवान पर आपकी आस्था कितनी है, ईश्वर आपको कितना हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कुंडली के 9वें घर से पता लगेगा। तो कुंडली में 9वां घर हमारा बहुत अच्छा माना जाता है। ये 9th हाउस हमारे क्योंकि फादर का है, और किसी इंसान के फादर चाह के भी उस बच्चे के लिए बुरा नहीं करते हैं, चाह के कोई बुरा नहीं करेगा अपने बच्चे का। इसलिए पिता का घर हमेशा अच्छा माना जाता है, और यही हमारे भाग्य का भी घर होता है। तो कुंडली में आपने जाना कि आपका पहला घर आपका है, आपके बच्चों का घर 5वां है, आपके फादर का घर 9th हाउस है। तो इससे ये 3 घर हमारे ट्रायंगल में आ जाते हैं, एक तरह से त्रिकोण। इसीलिए पहले घर, 5वां घर और 9वें घर को हम मूल त्रिकोण भी बोलते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण भाव हैं जो कि हमेशा अच्छे माने जाते हैं। इन घरों के स्वामी हमेशा योग कारक ग्रह होते हैं, हमेशा शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन ये थियोरटिकली आपको प्रैक्टिकली जब प्लेनेट उस घर के स्वामी कहां पर बैठे हुए हैं उसके बेसिस पर डिसाइड करना है कि वो प्लेनेट अब योग कारक बच गया या मारक बन चुका है। तो आपने जाना कि 9th हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं, आपका कामकाज देखते हैं, कर्म देखते हैं कि आप किस तरह का जीवन में कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे। तो ये 10th हाउस की पोजीशन से आपको यहां से आपका कर्म कैसा रहेगा, किस फील्ड में आपकी रुचि रहेगी, तो ये सारी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस हमारा होता है लाभ का, कि आपने जो प्रोफेशन किया, 10th हाउस से जो प्रोफेशन किया उससे कितनी आपको अर्न करोगे, जो इनकम जो आएगी उसे लाभ कहते हैं। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से जो सैलरी आएगी वो हमारी लाभ होती है। लाभ से हम देखेंगे, 11th हाउस से हम लाभ देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं, और आपकी ये इच्छा पूर्ति का घर है, और ये कुंडली में 6ठे से 6ठा घर भी है, इसलिए यहां से छोटे मोटे रोग भी देखते हैं, क्योंकि 6ठे घर से हम लंबी चलने वाली बीमारियां देखते हैं, और 11वें घर से, क्योंकि ये कुंडली से जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 11वां घर हमारे 6ठे घर से 6ठा होने के कारण यहां से हमें छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कभी सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें हमें कुंडली के 11th हाउस से पता लगती हैं, और यही हमारे लाभ का घर होता है। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए किसी के चार्ट में 11th हाउस में अगर योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, योग कारक मतलब शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और 3 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, क्योंकि वो अच्छे ग्रह लाभ के घर में जाके बैठे हैं। तो अगर सपोज मंगल उसके 11th हाउस में बैठे तो मंगल एक इनकम जरूर जनरेट करेंगे उसके लिए। अगर बुध भी वहीं बैठे हुए हैं तो बुध भी अपना रोल प्ले करेंगे, अपना कहीं ना कहीं से पैसे लाने का जुगाड़ करेंगे आपके लिए। तो ये 2 ग्रह आपके लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम
इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम कितनी रहेगी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी या एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, तो ये 11th हाउस से आपको पता लगेगा। और आपकी छोटी मोटी यात्राओं का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है कि आपकी मनोकामनाएं कितनी पूरी होंगी, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। 12th हाउस होता है हमारा खर्चे का, हॉस्पिटल्स के बिल्स का, कि आप जीवन में कितना जो आपने इनकम जो कमाई कितना उसमें से आप खर्चा कर देंगे। कहीं पूरी की पूरी इनकम जो आपने कमाई है प्रोफेशन से, कहीं वो पूरा का पूरा खर्च तो नहीं हो जाएगा आपका, कहीं हॉस्पिटल बिल तो नहीं आपकी लाइफ में ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ से हम 12th हाउस से पता करते हैं। जेल यात्रा के बारे में पता करते हैं। सैया शुभ, पति पत्नी के बीच का जो पर्सनल टाइम होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे उनके आपस में रिलेशन रहने वाले हैं पति पत्नी के बीच में। और यहाँ से जेल यात्रा की जाती है। तो आपने एक सरल भाषा में जाना कि कुंडली में 12 भावों से क्या क्या चीजें देखते हैं। तो अब देखिए, बॉडी पार्ट की अगर बात की जाए तो पहले घर से चेहरे के बारे में, दूसरे घर से गर्दन आंख के बारे में, तीसरे घर से बाजुओं के बारे में, चौथे घर से हम छाती के बारे में देखते हैं, लीवर हार्ट लंग्स इनके बारे में देखते हैं, पांचवें घर से पेट देखते हैं, छठे घर से हम रोग देखते हैं। और बॉडी पार्ट में अगर आ जाएं तो छठे घर से हम, अगर बॉडी पार्ट के बारे में आए तो छठे घर से हम धुनी से नीचे के पार्ट देखते हैं, और सातवां घर से हम गुप्तांग देखते हैं, आठवां घर से हम बॉडी में शौच स्थान देखते हैं, कहीं आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें देखते हैं। और 9th हाउस से हम जंघा देखते हैं, 10th हाउस से हम घुटने देखते हैं, 11th हाउस से पिंडलियां देखते हैं, और 12th हाउस से हम पैरों की पोजीशन देखते हैं। तो आपने जाना कि कुंडली में ये 12 भाव आपके सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, और आपको अलग अलग फील्ड की भी जानकारी दे रहे हैं कि आपको लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आज आपने जाना कि कुंडली में 12 भाव किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अब कुंडली देखी कैसे जाती है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कियारा एस्ट्रोलॉजी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं, उन आर्टिकल्स को आप स्टडी कीजिए। सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से किस लगन में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, मारक होते हैं, किस तरह से देखना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप अपने से कुंडली देखने में हेल्प मिल जाएगी। और यदि आप हमारी खुद की बुक अगर मंगाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट्स www.kiaraastrology.in पर जाकर अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको 7 डेज़ के अंदर में बुक भी मिल जाएगी। और अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ई बुक आपको मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद गूगल प्ले स्टोर में ई बुक भी स्टडी आप कर सकते हैं, वहाँ भी पब्लिश होने वाली है, वहाँ से आप स्टडी करके ईजिली सीख सकते हैं। थैंक यू।